साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ वीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 चयन परीक्षा को लेकर के। वर्ग 2 चयन परीक्षा के आज हम पुराने प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं। आज हम हल करने वाले हैं 10 मार्च 2019 के सेकेंड शिफ्ट के पेपर के लिए। जो सेकेंड शिफ्ट का हिंदी साहित्य का पेपर था उसको हम हल करेंगे और ईएसबी का क्या पैटर्न रहता है, किस तरह से बदलाव आता है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के हम अपने पहले प्रश्न की तरफ और देखते हैं क्या है आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव करते समय ध्यान देना चाहिए। उपरोक्त सभी केवल शिक्षण बिंदु के लिए सरल, सुगम तथा उपयुक्त हों, केवल प्रकरण से संबंधित हों, केवल कक्षा के अधिगम लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हों। जब हम शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव करते हैं तो हमको कौन सी सामग्री का चयन करना चाहिए? तो शिक्षण बिंदु से संबंधित हों, प्रकरण से भी संबंधित हों और कक्षा में जो हमारा अधिगम लक्ष्य, सीखने के लक्ष्य हैं, उसको प्राप्त करने में सहायक हो। ये तीनों चीज़ें जहाँ पर उपलब्ध हो, हमको ऐसी सहायक सामग्री का चयन करना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, जो दूसरे के मार्ग में खाली स्थान उन्हें स्वयं दुख उठाना पड़ता है, वाक्य में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होगा? जो दूसरों के मार्ग में अंधेरा करते हैं उन्हें स्वयं दुख उठाना पड़ता है, कीचड़ उछालते हैं उन्हें दुख उठाना पड़ता है, फूल बिछाते हैं उन्हें दुख उठाना पड़ता है, या कांटे बिछाते हैं उन्हें दुख उठाना पड़ता है। इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 4। जो दूसरों के मार्ग में कांटे बिछाते हैं उन्हें स्वयं दुख उठाना पड़ता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, किस शिक्षण सूत्र के अनुसरण से बालक में रुचि जागृत होती है? हमको बताना है किस जो है शिक्षण सूत्र के अनुसरण करने से बालक में रुचि जागृत होती है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है आगमन से निगमन की ओर। आगमन से निगमन की ओर में क्या होता है? पहले उदाहरण बताए जाते हैं और इसके बाद नियम बताए जाते हैं। तो इस पद्धति को बोलते हैं आगमन से निगमन की ओर। इसी पद्धति से बच्चों को पढ़ाने से उनकी जो है सब्जेक्ट के प्रति रुचि जागृत होती है। इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार के पत्रों में संलग्नक का उल्लेख किया जाता है? हमको बताना है संलग्नक का उल्लेख किस प्रकार के पत्रों में किया जाता है। ऑप्शन है पारिवारिक पत्र, व्यक्तिगत पत्र, अनौपचारिक पत्र या सरकारी पत्र। जो संलग्नक का प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है सरकारी पत्र में। जब हम कोई सरकारी पत्र लिखते हैं तो नीचे उसकी कुछ दस्तावेज संलग्न कर देते हैं, उसी को संलग्नक बोलते हैं। इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं हम अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस व्यक्तित्व का नाम नुक्कड़ नाटक से जुड़ा हुआ है? हमको बताना है इनमें से कौन सा व्यक्तित्व ऐसा है जो नुक्कड़ नाटक से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है दुष्यंत कुमार, मोहन राकेश, सफदर हाशमी और हबीब तनवीर। इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है आपका सफदर हाशमी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट उत्तर है। इनका नाम जो है नुक्कड़ नाटक से जुड़ा हुआ है। साथियों, वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज हम बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस प्रकार के पत्र में संदर्भ देना अनिवार्य होता है? ऑप्शन है पारिवारिक पत्र, कौटुंबिक पत्र, नौकरी हेतु आवेदन पत्र या इनमें से कोई नहीं। साथियों, इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर जो है हमारा 3। नौकरी हेतु आवेदन पत्र में हमको संदर्भ देना पड़ता है। जब हम कोई पत्र लिखते हैं तो हम नीचे जिस नौकरी के लिए, जिस पत्र के लिए, जिस भी विज्ञप्ति के लिए हमने पत्र लिखा है उसका हमको संदर्भ देना पड़ता है। तो इसलिए नौकरी हेतु आवेदन पत्र के लिए हमको संदर्भ देना अनिवार्य होता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अंजू दीदी किसके द्वारा लिखित नाटक है? ऑप्शन है मोहन राकेश, उपेंद्र नाथ अस्क, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भीष्म साहनी। अंजू दीदी जो उपन्यास है वह लिखा गया है ऑप्शन नंबर आपका 2 उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा। इस प्रश्न का राइट उत्तर है जो है ऑप्शन नंबर 2 उपेंद्र नाथ अस्क। इनके द्वारा लिखा गया जो उपन्यास है वह है अंजू दीदी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय किस शहर में स्थापित है? साथियों, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो है वह आपका दिल्ली में स्थापित है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है,
पलटू बाबू रोड किस उपन्यासकार की रचना है? हमको बताना है पलटू बाबू रोड किस उपन्यासकार की रचना है। ऑप्शन है अज्ञे, मुंशी प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, फणीश्वरनाथ रेणु। इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है फणीश्वरनाथ रेणु, जिन्होंने आंचलिक उपन्यास लिखे हैं। इन्हीं का उपन्यास है पलटू बाबू रोड। इनका जो फणीश्वरनाथ रेणु का सबसे प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है मेला आंचल। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, जो हम पेपर हल कर रहे हैं 10 मार्च सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है हिंदी साहित्य का। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र किसे लिखा जाएगा? ऑप्शन है शिक्षा मंत्री, पिताजी, अध्यापक या प्रधानाचार्य। साथियों, जब हम जो फीस माफी के लिए, शुल्क माफी के लिए आवेदन पत्र लिखेंगे तो वह संस्था प्राचार्य के लिए लिखा जाएगा या प्रधानाचार्य के लिए लिखा जाएगा। मिडिल स्कूल में जिसको हम जो है प्रधानाचार्य या हेडमास्टर बोलते हैं, हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी में प्रिंसिपल बोलते हैं, तो उन्हीं के लिए जो फीस माफी का पत्र लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट उत्तर है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है कबीरा खड़ा बाजार में किसके द्वारा रचित नाटक है? हमको बताना है कबीरा खड़ा बाजार में किसके द्वारा रचित नाटक है। ऑप्शन है दुष्यंत कुमार, मोहन राकेश, भीष्म साहनी, हरिकृष्ण प्रेमी। इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 3, भीष्म साहनी के द्वारा यह उपन्यास लिखा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है कश्मीर कुसुम किसके द्वारा लिखित निबंध है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। इस प्रश्न का हमको राइट उत्तर बताना है, तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कश्मीरी कुसुम जो लिखा गया है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया निबंध है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट उत्तर है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है द्विवेदी युग किस महान लेखक के नाम पर रखा गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजेंद्र द्विवेदी, तुलाराम द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी। साथियों, जो द्विवेदी युग का नामकरण है वह रखा गया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है हिंदी कविता का विकास निबंध किस श्रेणी के निबंध में आएगा? हिंदी कविता का विकास जो है किस श्रेणी के निबंध में आएगा? साहित्यिक निबंध, रचनात्मक निबंध, सृजनात्मक निबंध या समाहार निबंध। तो जो है हिंदी कविता एक साहित्य है, इसके विकास को लेकर के जो निबंध लिखा जाएगा वह कहलाएगा साहित्यिक निबंध। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है वह रुपया चाहता था और उसे मिल गया का मिश्र वाक्य में रूपांतरण निम्न रूप से कौन सा है? साथियों, ये संयुक्त वाक्य वह रुपया चाहता था वह उसे मिल गया, 2 वाक्यों को और से जोड़ा गया है, ये संयुक्त वाक्य है। अब इसको हमको मिश्र वाक्य में बदलना है। वह रुकना चाहता था उसे मिल गया, वह रुपया चाहता था उसे मिल गया, वह रुपया चाहता था उसे पैसा मिल गया, वह जो रुपया चाहता था उसे वो मिल गया। इस प्रश्न का हमको राइट उत्तर बताना है, तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह जो रुपया चाहता था उसे वो मिल गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट उत्तर है। इसका जो है मिश्र वाक्य में रूपांतरण इस तरीके से होगा। जो हमारा वाक्य दिया गया था वह संयुक्त वाक्य के रूप में दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है जो निबंध बौद्धिक जगत की अपेक्षा हृदय जगत से विशेष रूप से संबद्ध होते हैं वो कौन से निबंध कहलाते हैं? हमको बताना है जो बौद्धिक जगत की अपेक्षा हृदय जगत से ज़्यादा संबंध होते हैं वह कहलाते हैं भावनात्मक निबंध, उद्दीपात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध या विचारात्मक निबंध। इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है हृदय से भाव निकलते हैं, इसलिए ये कहलाएगा भावनात्मक निबंध। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में हुआ, इसके निबंधकार कौन है? हमको बताना है प्रयोगवाद का सर्वप्रथम जो उल्लेख हुआ वह प्रयोगवादी रचनाएं नामक शीर्षक से एक निबंध लिखा गया। इस निबंध के निबंधकार कौन है हमको उत्तर बताना है। तो ऑप्शन है रामविलास शर्मा, नंद दुलारी वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सच्चिदानंद हीरानंद, बादशाह अज्ञे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट उत्तर है नंद दुलारी वाजपेयी। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में हुआ।
इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2, नंद दुलारी वाजपेयी। इनकी रचना है प्रयोगवादी रचनाएं करके निबंध लिखा हुआ था इनका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, किस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः 7 भगण और अंत में 2 गुरु होते हैं? प्रत्येक चरण के वर्णों की संख्या 23 होती है। हमको इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताना है। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2, मतंग मंद सवैया। साथियों, इस प्रश्न का राइट उत्तर है मत गयंद सवैया। मत्र जो माँ दिख रहा है या है मत गयंद सवैया। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखित शिव शंभू का चिट्ठा किस प्रकार के निबंध में आता है? व्यंग्यात्मक निबंध, कलात्मक निबंध, पर्यावरण विषयक निबंध या ललित निबंध? बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा शिव शंभू का चिट्ठा करके एक निबंध लिखा गया है वह आता है आपका व्यंग्यात्मक निबंध है। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 1, बाल मुकुंद गुप्त का जो शिव शंभू का चिट्ठा करके निबंध है वह आता है आपका व्यंग्यात्मक निबंध है। साथियों, आप लोग यदि इस पेपर को नोटिस कर पा रहे हो तो इसमें निबंध और पत्र से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और हमारा आज का अगला प्रश्न है, सन 1943 ईस्वी में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक में निम्न में से कौन से कवि की रचनाएं संग्रहित नहीं की थीं? प्रभाकर माचवे, केदारनाथ अग्रवाल, नेमी चंद्र जैन या भारत भूषण अग्रवाल? अब हमको यहाँ पर पता होना चाहिए कि 1943 में प्रथम तार सप्तक आया था और प्रथम तार सप्तक में कौन कौन से कवि शामिल थे। तो जो प्रथम तार सप्तक था उसमें जो कवि शामिल नहीं थे उसमें नहीं थे केदारनाथ अग्रवाल। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, छात्रों को अपनी मातृभाषा में बोलने के अवसर प्रदान करने चाहिए ताकि छात्र अपने आप को कमजोर न समझें, छात्र अपनी निजी कठिनाइयाँ बता सकें, छात्र अपने गृह कार्य आसानी से कर सकें, छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया सरल एवं सहज हो सके। साथियों, जब हम मातृभाषा में पढ़ते हैं तो अधिगम प्रक्रिया सरल और सहज हो जाती है। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर आपका 4। छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया सरल और सहज हो जाती है, इसलिए उनको मातृभाषा में बोलने के अवसर अधिक से अधिक देने चाहिए, क्योंकि जब हम मातृभाषा में पढ़ते हैं तो कोई भी कंटेंट हमको सरल और सहज लगने लगता है। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16 और 12 के बाद विराम, यति और 28 मात्राएं होती हैं उस छंद को क्या कहते हैं? हमको बताना है ऐसा छंद जिसमें प्रत्येक चरण में 16 और 12 मात्राओं के बाद यति हो और 28 मात्राएं हो उस छंद को बोलते हैं हरि गीतिका छंद। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट उत्तर है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, पठन कौशल में आवश्यक है परोक्ष विधि, अर्थग्रहण विधि, माँ शब्द चयन विधि और अगला है प्रत्यक्ष विधि। साथियों, यहाँ पर जो माँ है इस शब्द को हम अलग कर दें तो सही शब्द है, सही विधि है शब्द चयन विधि। ऑप्शन है इसमें परोक्ष विधि, अर्थग्रहण विधि, शब्द चयन विधि और प्रत्यक्ष विधि। अब पठन कौशल के लिए कौन सी विधि सबसे अर्थ सही होगी? तो पठन कौशल के लिए सबसे सही विधि है वह है अर्थग्रहण विधि। जब हम पढ़ें तो अर्थ को ग्रहण करते हुए पढ़ें, यही आपका सही पठन कौशल है। और इसीलिए ही हम पढ़ते हैं कि जब हम पाठ को पढ़ें तो उसका अर्थ हमारे जेहन में, हमारे दिमाग में फिक्स हो जाए। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, पत्र के अंत में पुनश्च का प्रयोग किस लिए किया जाता है? हमको बताना है कि पत्र के अंत में पुनश्च शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है। साथियों, ये पुनश्च लिखा है, इसको आप बहुत अच्छे से नोटिस कर लें। क्यों किया जाता है? तो जो पुनश्च शब्द का प्रयोग किया जाता है वह इसलिए किया जाता है कि पत्र में भूल गई महत्वपूर्ण बात लिखने के लिए। ऑप्शन नंबर 2, यदि हम कोई पत्र लिख रहे हैं, लिखते लिखते उसमें कोई बात भूल गए हैं तो पुनश्च करके हम पत्र में नई बात जोड़ सकते हैं। जो बात हम भूल गए हैं वही पत्र में लिखी जाती है। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, पत्र लेखन में बाहरी सजावट में किस बिंदु का समावेश नहीं होता? जब हम पत्र लिखते हैं, बाहरी सजावट करते हैं तो
कौन से बिंदु का समावेश इसमें नहीं होता है हमको बताना है। ऑप्शन है पत्र के कागज का विषयानुरूप होना, बिल्कुल। पत्र का योग्य क्रम होना, पत्र के कागज का रंग या विराम चिन्हों का प्रयोग। तो बाहरी सजावट में जो है कागज का रंग कैसा है इसका प्रयोग नहीं होता है या इसका समावेश नहीं होता। बाकी पत्र की सजावट में हमको अच्छे से ये बात ध्यान रखनी है कि उसका विषय जो है आपके आवेदन या पत्र के अनुरूप हो, पत्र का योग्य क्रम हो। ऐसा नहीं कि पहले नंबर पे हमने विषय लिख दिया बाद में किसके लिए पत्र लिखा, ऐसा कुछ नहीं। उसका पूरा एक पैटर्न फिक्स है। सबसे पहले किसके लिए पत्र लिख रहे हैं, उसका विषय क्या है, संदर्भ क्या है, पत्र का कंटेंट, नीचे फिर आपका जो भी अभिवादन है, धन्यवाद है, नीचे लिखने वाले का नाम वगैरह। इस तरीके से पत्र का क्रम सही होना चाहिए। और विराम चिन्हों का समय समय पर जहाँ पर जो प्रयोग होना है उनका प्रयोग होना चाहिए। पत्र का रंग कैसा है कागज का, इसको विशेष मायने नहीं रखता है, इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। पत्र के कागज का रंग जो है सजावट की बिंदु में समावेश नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है औपचारिक एवं अनौपचारिक संबंधी में किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। औपचारिक और अनौपचारिक संबंधों के लिए किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, तो इसमें हमको उत्तर बताना है। एक ही तरह की भाषा, कठिन भाषा, सामान्य भाषा या अलग अलग भाषा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट उत्तर होगा। औपचारिक पत्र की भाषा कुछ और होगी, अनौपचारिक पत्र की भाषा कुछ और होगी। दोनों पत्रों की भाषा अलग अलग होगी, इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। औपचारिक एवं अनौपचारिक संबंधी में किस तरह की भाषा का प्रयोग होगा, तो दोनों ही संबंधों में अलग अलग भाषा का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट उत्तर है। बढ़ते हैं हम अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है प्रयोगवादी कविता की मुख्य प्रवृत्तियों में कौन सी नहीं है। अहमवादी, उपमानों की नवीनता, बौद्धिकता का प्राधान्य या रहस्यवादी भावना। तो साथियों प्रयोगवादी कविता में जो है रहस्यवादी भावना नहीं है। रहस्यवाद तो आपका छायावाद में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है प्रयोगवाद या प्रयोक्ता के आधार पर इनमें से कौन सी दो भाषाएं नहीं हैं। प्रयोक्ता या प्रयोग के आधार पर इनमें से कौन सी दो भाषाएं नहीं हैं, तो राष्ट्र और राजभाषा बिल्कुल होती है, संपर्क भाषा व्यावसायिक भाषा भी होती है, साहित्यिक भाषा और बोलचाल की भाषा भी होती है। कृत्रिम और अकृत्रिम ऐसी कोई भाषा नहीं होती। इसलिए प्रयोग या प्रयोक्ता के आधार पर कौन सी दो भाषाएं नहीं होती हैं, तो कृत्रिम और अकृत्रिम। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट उत्तर होगा। ये दोनों भाषाएं नहीं होती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है किस काव्य के छंद कथा सूत्र की व्यवस्था से पिरोए रहते हैं और उसके छंदों के क्रम को बदला नहीं जा सकता। ऐसा कौन सा काव्य है जिसमें छंद कथा सूत्र की व्यवस्था में पिरोए जाते हैं और उनको नहीं बदला जा सकता। ऐसे काव्य को बोलते हैं प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य में जो है छंद और कथा सूत्र की व्यवस्था से पिरोए जाते हैं और उन छंदों का क्रम नहीं बदला जा सकता। प्रबंध काव्य में इस तरीके का विशेष ध्यान रखना है। और प्रबंध काव्य में 2 तरीके के काव्य आते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं हम आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियों के लिए एक सफल दृष्टिकोण है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण या समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। तो भाषा शिक्षण के विभिन्न स्तरों को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण होना अनिवार्य है। एक शिक्षक के अंदर जब तक ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होगा, बच्चों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है वह उसको नहीं समझ पाएगा। इसलिए शिक्षण मनोविज्ञान आना बहुत जरूरी है। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। इसी तरह आज हमने 30 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। इस पेपर के अगले 30 प्रश्न हम अगले पार्ट में देखेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। साथियों वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।